तो मराठी की आवाज, मराठी का सम्मान और ये विजय रैली जिसमें ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर और यहां से दोनों जमकर गरजे हैं। दोनों के निशाने पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और दोनों ने मराठी अस्मिता के नाम को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, यहां से जब बात रखी गई तो फिर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा। अच्छा, सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। मगाशी माझ्या भाषणामध्ये त्या ओघात जे पक्ष या सगळ्या लढ्यामध्ये सामील झाले त्यांची नावं घ्यायला मी विसरलो। माझी विनंती आहे, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, आपण कुठे आहात? मागे बर। सौ सुप्रियाताई सुळे, आपण कृपा करून व्यासपीठावरती यावं। ये मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। नीचे जो अन्य राजनीतिक दलों के मेहमान मौजूद हैं, जिसमें लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से लेकर एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड मौजूद हैं। उन सभी नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है और अब यहां पर मराठी के सम्मान में एक शपथ ली जाएगी। उसी के लिए मैं ऐसा समझ पा रही हूं कि सबको यहां मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो दोनों भाई साथ आए हैं, साथ रहेंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से दो टूक अंदाज में कह दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था उसको लेकर यहां पर उद्धव ठाकरे ने जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल ये मराठी को बांटने के चक्कर में था और इसी से सबक लेना जरूरी है। तो हमारे बीच दूरियां थी, लेकिन मराठी भाषा ने इन दूरियों को दूर कर दिया। ये भी उद्धव ठाकरे की तरफ से इस मंच से कहा गया है। तो दोनों भाइयों के संबोधन हो चुके हैं और संबोधन से संकेत साफ मिल रहा है कि दोनों अब साथ साथ आकर साथ सियासी तौर पर चलने का मन बना चुके हैं। लीजिए, संजय राउत जो हैं वो सुप्रिया सुले को भी ऊपर मंच पर ले आए हैं, जितेंद्र आवाड भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट पार्टी और एनसीपी के जो नेता हैं वो सब मंच पर आ गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, यहां पर मराठी के सम्मान के लिए वो शपथ जिसका जिक्र अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया था कि लेनी चाहिए, वही शायद शपथ लेने का कार्यक्रम होगा यहां पर अब। जी देखिए रोमाना, मैं फिलहाल बैक स्टेज, बात यह हुई थी कि जो तमाम दूसरे पार्टी के नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पर जो उनका भाषण होना था लेकिन भाषण हुआ नहीं, तो उनको सम्मानित करने के लिए इस मंच पर लाया है कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले, जितेंद्र आवाड दूसरे पार्टी शामिल हुए थे। तो ये तो मंच पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट दलों के नेताओं से लेकर एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले से लेकर जितेंद्र आवाड तक वहां पर नजर आ रहे हैं। तो मराठी की एकता के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए। हिंदी अच्छी भाषा है लेकिन हिंदी भाषा थोपी नहीं जा सकती है। ये वो तमाम बातें हैं जो यहां इस मंच से दोनों भाइयों की तरफ से कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि संकेत और संदेश साफ दे दिया गया है कि मराठी के मुद्दे पर दोनों भाई साथ आए हैं और अब अगर साथ आए हैं तो फिर साथ रहेंगे। सियासी तौर पर साथ साथ आगे दोनों चलेंगे, इसी का ये संदेश। और यहां मंच की ये तस्वीर, एकजुटता की ये तस्वीर, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में शामिल दल और उसमें अब एमएनएस की ये एंट्री इस तौर पर कि राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ। और इस मौके पर दोनों की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि बहुत से लोगों ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, अब हम दोनों एक हो गए हैं और ऐसे में अब वो लोग जिन्होंने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हिंदुत्व को लेकर हम पर जमकर हमला बोला गया, बीजेपी वाले हिंदुत्व का पाठ हमें तो ना पढ़ाएं। ये बातें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से कही गई। हिंदुत्व पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार को सीधे सीधे सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे ने ललकार दिया, ये कहते हुए देवेंद्र फडणवीस को कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे
और मराठी के सम्मान के लिए अगर हम गुंडे हैं तो हां, हम गुंडे रहेंगे। तो ये तेवर जो यहां से दिखा दिए गए हैं दोनों भाइयों की तरफ से, और मैं सीधे आपका परिचय पहले करा देती हूं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किशोर तिवारी जी हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट के, और अरुण सावंत जी, नेता शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मुझे लगता है जरा अरुण सावंत जी का रुख कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए जरा। ये अगली पीढ़ी के दोनों नेता एक साथ आए हैं। एक तरफ अमित ठाकरे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे हैं, और सुप्रिया सुले जो हैं वो दोनों को बीच मंच पर लेकर आ रही हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे, और दोनों एक साथ हाथ पकड़कर उसी अंदाज में मंच पर आए जिस अंदाज में उनके पिता मंच पर आए थे। देखिए किस तरीके से दोनों को बीच में लेकर आती हुई सुप्रिया सुले, ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये पूरा ठाकरे परिवार, और एक तरीके से ये ठाकरे परिवार का जब मिलन हो रहा है तो फिर इससे खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? जरा देखिए किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो हैं वो राज ठाकरे के बराबर में खड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमित ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के बराबर में आकर खड़े हुए हैं। मतलब राज ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं वो राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। किशोर तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। किशोर तिवारी जी, तो मिलन हो गया? नहीं, महाराष्ट्र की इच्छा बहुत दिनों से थी और उसका आदर हो गया है। और ऐसा था कि ठाकरे बंधु अलग होने के बाद महाराष्ट्र अस्मिता पे बहुत बार आंच आई। अभी तो गुजरात का एक आक्रमण ही हम झेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से स्वागत किया है तो ये एक अच्छा कदम है। और अब राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन पे जवाबदारी है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसानों के आत्महत्या हो गए हैं और बहुत आत्महत्याएं बढ़ी है। 11 साल के अंदर महाराष्ट्र की अधोगति हुई है। जिस प्रकार का विकास हुआ वो तो विनाश के ही बराबर है। तो किशोर तिवारी जी पहले जरा ये क्लैरिटी दीजिए ना। मतलब ये मराठी का मुद्दा जिस पर साथ साथ आ गए, संदेश यहां से साफ चला गया कि अब सिर्फ मराठी का मुद्दा नहीं है, बल्कि अब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। तो क्या माना जाए, महाविकास आघाड़ी जिसमें अभी शिवसेना उद्धव गुट है, एमएनएस की भी उसमें एंट्री हो गई है क्या? कुछ क्लैरिटी तो दीजिए, हुआ क्या है? नहीं, एक और एक 11 हो गए हैं। और मैं आपको बताता हूं कि आप रुमाना जी ऐसा मत सोचिए। महाराष्ट्र की जनता को ये इच्छा थी कि ठाकरे बंधु बाला साहेब ठाकरे के जो महाराष्ट्र के निर्माण के लिए एक हो जाए, वो एक हो गए हैं। अब आप ये बांटिए मत कि राज ठाकरे के हिस्से में क्या आया, उद्धव ठाकरे के हिस्से में क्या आया। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ रोमाना जी, महाराष्ट्र के हिस्से से जो जा रहा है उसके लिए ही हम कर रहे हैं, उसके लिए ही हम कर रहे हैं। सर साथ साथ आए हैं तो सिर्फ बीएमसी चुनाव तक के लिए साथ साथ आए क्या, या बीएमसी चुनाव ही वो पहली चुनौती होगी जो साथ साथ मिलकर किस हद तक पार करेंगे, ये टेस्ट होगा क्या? हाँ, बीएमसी के चुनाव, स्थानीय मराठी बेल्ट के सारे चुनाव होने के बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सब जगह एक रहेंगे। ठीक है। और मराठी मानुस एक आ जाता है तो आक्रांताओं को निपट लेंगे ना हम। ये गुजरात जय गुजरात करने वाले लोग हैं या नए नए चाटुकार है तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी भाषिकों का विरोध नहीं है, हिंदी भाषिकों का विरोध नहीं है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में आजीविका करते हैं और मराठी बोलने से स्पष्ट नकार देते हैं, उनके लिए ये हमारा मैसेज है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता कायम रहनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में आजीविका करते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। क्या गलत है, क्या गलत है? सर ये तो ऐसा लगा इस मंच से जिस तरीके की बातें कही गई, ऐसा लगा कि एक तीर से कई निशाने साधे गए। और उसमें आप सही कह रहे हैं, हिंदी भाषियों के विरोध का तो ये मामला है ही नहीं। ये तो दरअसल ऐसा समझ में आया, ऐसा संकेत ये मिले कि दरअसल ये जो सारा का सारा विरोध है वो गुजरातियों को लेकर है, और गुजरातियों के जरिए कहीं ना कहीं
केंद्र की जो मोदी सरकार है सीधे उसको ये चुनौती देने की कोशिश है और उसी के जरिए महाराष्ट्र की गठबंधन जो सरकार है उससे निपटने की ये तैयारी है। किशोर तिवारी जी। नहीं, ये तो चैलेंज है, ये बात आपने बराबर बोली। अब देखिए, महाराष्ट्र से ये सहकारिता की जो मूवमेंट है उसकी जन्म यहाँ हुआ है। महाराष्ट्र में सहकारी मूवमेंट ने एक चरम सीमा पे लेके गए और पुणे के अंदर बैकुंठ भूमि में वो इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आनंद में बनाई। यानी आप देखिए कि सारे हेडक्वार्टर बंबई से निकाल कर, सारे बड़े उद्योग महाराष्ट्र से निकाल कर गुजरात लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि मराठी मानूस को एक आके महाराष्ट्र और मुंबई को बचाना है और यह चैलेंज आज दोनों भाइयों ने लिया है। तो मैं तो दोनों भाइयों को भी बोलूंगा कि जमीन पे आ जाए, बाला साहेब ठाकरे के विचार से ज्यादा प्रबोधनकार ठाकरे के विचारों को जनता तक पहुंचाए और सामाजिक न्याय और वंचितों के लड़ाई के लिए आज मुझे अच्छा लगता कि छगन भुजबल भी इस व्यासपीठ पे होते, लेकिन वंचित नेता हमारे जितेंद्र आव्हाड है वहाँ, सुप्रियाताई सुले है, सब लोग है। तो महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए सब लोग एक आए हैं तो बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, लेकिन इस बीच जरा सीधे दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि एक मंच और 20 साल बाद जब इस मंच पर साथ साथ आए ठाकरे ब्रदर्स तो किस तरीके से ललकारा है देवेंद्र फडणवीस सरकार को और कैसे आने वाले समय में चुनौती बड़ी रहने वाली है, खासतौर से एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि वही तो ठाकरे की विरासत पर सबसे बड़ी दावेदारी रख रहे थे और उद्धव ठाकरे को किनारे लगाने की जुगत में लगे हुए नजर आ रहे थे। इस पर आगे अरुण सावंत जी से बात करेंगे, लेकिन पहले राज ठाकरे के बयान का एक हिस्सा सुनिए आप। मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या आणि मी असं म्हटलं होतं की कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। एक पत्र लिहिलं, 2 पत्र लिहिली, नंतर ते दादा भुसे माझ्याकडे आले, मला म्हणाले की आम्ही काय म्हणतो एवढं समजून तर घ्या, एवढं काय म्हणतो एवढं ऐकून तर घ्या। म्हटलं दादा तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही काय सांगता ते ऐकून घेईन पण ऐकणार नाही। तो दोनों भाइयों की तरफ से एक बात साफ की गई कि देखिए किसी भी झगड़े से बड़ा, मतलब हमारे आपसी झगड़े से बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मराठी भाषा की अस्मिता है और यही वो मुद्दा जिसको आधार बनाकर ठाकरे बंधु साथ साथ हैं। अरुण सावंत जी का रुख करेंगे, नेता है शिवसेना शिंदे गुट के। अरुण सावंत जी, सबसे बड़ा खतरा अब आप ही के दल को, आप ही के दल के नेता को? रुबीना जी देखिए, कोई खतरा हमें इन खत्म हुए पार्टियों से अभी रहा नहीं है। और रही बात, गड़े मुर्दे कभी किसी को चुनौती दिया नहीं करते।
ये दोनों पार्टियां अभी खत्म हो चुकी है और इनकी आखिरी छटपटाट शुरू है अभी कि अगर बचना है हम दोनों भाइयों को और हमारी पार्टियों को, तब तो अभी एक दूसरों के साथ रहने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। इनको अगर सचमुच इनके मन में अगर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी मानुष के बारे में और मराठी अस्मिता के बारे में, मराठी भाषा के बारे में अगर सचमुच प्यार होता तो 20 साल ये क्या कर रहे थे? 20 सालों तक क्या महाराष्ट्र की अस्मिता इनको याद नहीं आई क्या? ये सवाल पूरा महाराष्ट्र आज पूछ रहा है इन दोनों भाइयों को और उनके पार्टियों से। अभी क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति सरकार आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और फडणवीस जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी वजह से ये दोनों पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और अब जबकि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 3 महीने के बाद होने वाला है, तो मराठी ये एक मुद्दा उनके पास हमेशा होता है। मुंबई अभी लूटी जाएगी, मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई को भगाया जाएगा, ये हर 5 साल बाद इनके पास एक मुद्दा बचता है। और उसी मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर मराठी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या गुजराती भाषा हो, आपस में कैसे लड़ाया जाए, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और इसीलिए ये इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार कभी भी ये नहीं चाहती। अरुण सावंत जी, मेरा सवाल तो जी रोमाना बोल रही हूँ सर, स्टूडियो से रोमाना इसार खान जी। और मेरा सवाल आपसे यह है अरुण सावंत जी कि आप तो मुझे बताइए कि एकनाथ शिंदे जी जो ये कहते थकते नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी वही हैं, असली अधिकार उन्हीं का है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी लगातार घेरते रहते हैं उद्धव ठाकरे को, अब सर वो बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत पर दावा कैसे करेंगे? अब तो ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ साथ आ गए और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सर साफ तौर पर कह दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हमें हिंदुत्व को लेकर तो कम से कम कोई पाठ ना पड़ा है। जी, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की असली रियासत जो है वो मराठी मानुष, हिंदुत्व और शिवसेना है और रहेगी। और शिवसेना जो है पूरी की पूरी शिवसेना आज आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? तो उन्होंने हिंदुत्व को और शिवसेना को इस महाराष्ट्र में बचा कर रखा है। उद्धव जी ठाकरे ने तो अपनी शिवसेना जो थी वो कांग्रेस के पैरों तले रोन दी। कांग्रेस के पास भीख मांगने के लिए बचे हुए जो उनके नेतागण है वो हर रोज वहां पर हाजिरी लगाते हैं। तो कौन सी रियासत की आप बात कर रही है? पूरी की पूरी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज एकनाथ शिंदे जी के पीछे क्यों खड़ी है? तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को जिंदा रखने का काम एकनाथ शिंदे जी और उनके जो आजू बाजू में उनके नेता है उन्होंने किए, शिव सैनिकों ने किए। ये जो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी है वो सिर्फ अपनी खुद की रियासत बचाने में लगे हैं और कुछ नहीं। बात करते हैं कावड़ मार्ग पर पहचान को लेकर जारी संग्राम की। पहले तो मुजफ्फरनगर और उसके बाद कल हरिद्वार कावड़ मार्ग पर पहचान छिपाने को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों की तरफ से कावड़ मार्ग पर अभियान चलाया जा रहा है। दुकानों पर लगे स्कैनर्स को स्कैन किया जा रहा है। देवी देवताओं की तस्वीरें ढाबों दुकानों पर लगाई जा रही हैं और इस दौरान आरोप है मुजफ्फरनगर में गोपाल नाम के शख्स के कपड़े उतरवाए गए थे। हालांकि बाद में पता चला गोपाल का असली नाम तजम्मुल है और वो नाम बदलकर काम कर रहा था। इसके बाद हरिद्वार में भी गुप्ता चाट भंडार पर विवाद हुआ। स्कैनर में गुप्ता चाट भंडार पर जो पेमेंट है वो गुलफाम नाम के अकाउंट में जा रहा था। तो पहचान को लेकर यह संग्राम हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार और वहां पर गुप्ता चाट भंडार में जो चाय की एक दुकान थी छोटी सी जिस पर गुप्ता चाट भंडार का ही नाम था, लेकिन वहां जो स्कैनर लगा हुआ था और उस पर जब आप पेमेंट कर रहे थे तो नाम गुलफाम का दिखा रहा था, जिसको लेकर बाद में गुप्ता चाट भंडार के मालिक की तरफ से जानकारी ये दी गई कि उन्होंने अपनी दुकान के एक हिस्से में चाय वाले को किराए पर हिस्सा दिया था और वो किराए पर चाय की दुकान चला रहा था। तो पहचान पर जारी संग्राम के बीच स्वामी यशवीर उत्तराखंड कल पहुंचे थे। इस विवाद के बाद योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज लगातार सुर्खियों में हैं। उनका नया बयान भी सामने आ गया है और क्या कह रहे हैं यशवीर महाराज, सुनाते हैं।
इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर स्वामी यशवीर जी आए हुए हैं और आज गाजियाबाद में जो दुकानदार हैं उनको वो भगवान वारा की मूर्ति और उसके साथ भगवा झंडा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आपने अभियान शुरू करा, कल आप हरिद्वार की तरफ कूच करा आपने उत्तराखंड में, आज आप गाजियाबाद आए हैं। क्या कारण लगातार दिख रहा है और क्या शिकायतें लगातार आ रही थी लोगों से, क्या हो रहा है? देखिए, बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के लोग जो थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है उनके द्वारा अशुद्ध भोजन करते रहे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे निष्पक्ष चैनल वालों को, उन्होंने उनकी धोखेधड़ी की, थूक मूत्र करने वाले जिहादियों की पोल खोल दी। लेकिन सनातन धर्म के लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जहां हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, वहां पर हम उनको प्रेरणा दे, भगवान वाराह का चित्र लगाओ, भगवा ध्वज लगाओ। जहां भगवान वाराह का चित्र होगा वहां समझिए कि थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग की दुकान नहीं है। वहाँ जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां सनातन धर्म के मानने वाले श्रद्धालु जनों की खाद्य पदार्थ की दुकान है। और वैसे भी मुसलमान के होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी ये है यदि कोई हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का या सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके सनातन धर्म के लोगों को धोखे में रख करके थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है, हमें ये परेशानी है। कोई भी मुसलमान होटल ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे, न लगाने देंगे। के दौरान जितने भी कावड़िए हैं वो उन्हीं दुकानों को प्रायोरिटी दें जहां पर भगवान वारा की इस तरह की मतलब तस्वीर लगी है और झंडा लगा। हाँ, देखिए, जिस समय हमारे कावड़ बंधु पवित्र गंगा जल हरिद्वार से लेकर के आते हैं और वे पूरे श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और जब उनको भोजन में अशुद्ध यानी जिस चीज़ का सनातन धर्म के लोग प्रयोग नहीं करते धोखे में वो खिला दिया जाए, तो हमारे कावड़ वालों की तो भक्ति भी खत्म होगी और धर्म भी भ्रष्ट होगा। तो उनके लिए भी यही है कि वे वहीं खाए जहां भगवान वाराह का चित्र हो। इसके साथ साथ मैं अपने कावड़ लाने वालों से एक संदेश और देना चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है, और जो कावड़ में पहनने वाली भगवे रंग की, पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कावड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी उन जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कावड़ लाने वाले कावड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए वो ले। दूसरे के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कावड़ लाने वाला हरिद्वार से कावड़ न खरीदे, या तो कावड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए, नहीं तो इसका विकल्प मैं बताता हूँ, अपने साथ एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की 1 या 1.25 लीटर जिसमें गंगा का पवित्र जल आ जाए वो 2 प्लास्टिक की कैन ले ले या 2 लोटे ले लें, इसी में ही गंगा जल लाए, ये आपकी पवित्र कावड़ है। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कावड़ खरीदी तो वो कावड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में
थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। शिकायत मिली थी क्या? कुछ शिकायत? कावड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का, गौमांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कावड़िया वहां से कावड़ न खरीदे। देखिए, तजम्मुल और गुलफाम के मामला सामने आने के बाद कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने की मांग और जोर पकड़ रही है। गाजियाबाद के हिंदू संगठन सभी दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद नेम प्लेट वाली सियासत ने और तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन ये दावा करने लगे कि हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, दरअसल ये कावड़ रूट पर एक तरीके से धर्मयुद्ध जो छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक और नाम छिपाकर दुकान चलाने वाला मामला सामने आया। गुप्ता चाट भंडार के नाम से दुकान चल रही थी, लेकिन उसी दुकान में जो चाय का एक छोटी सी गुमटी दी गई थी, वो गुलफाम नाम के व्यक्ति को दी गई थी, जिसके बारे में तब पता चला जब स्कैनर के जरिए चेक किया गया। क्योंकि दुकान का मालिक अपनी असली पहचान छिपाकर सालों से गुप्ता चाट भंडार के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। उसने अपनी दुकान में न केवल गुप्ता चाट भंडार के नाम से पोस्टर लगवा रखे थे, बल्कि इन पोस्टर में ये भी लिखा था कि सबसे पुरानी गुप्ता जी की यही दुकान है, और तो और किसी को शक न हो। इसीलिए समुदाय विशेष से आने वाला दुकान का मालिक भगवा गमछा पहनकर दुकान पर बैठता था और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन जब एक श्रद्धालु ने दुकान से चाट खाने के बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए स्कैनिंग की, तो उसमें पेमेंट गुलफाम नाम के शख्स के बैंक खाते में गया, जिसके बाद वो शख्स दुकानदार पर बुरी तरह से भड़क गया और उसने पुलिस बुला ली। इसके बाद तो वहाँ काफी देर तक बवाल हुआ। दुकान में स्कैन करने के लिए कई क्यूआर कोड लगाए गए थे, और जब पुलिस के सामने एक क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो दुकानदार की पोल खुल गई, क्योंकि पैसा गुलफाम नाम के शख्स के बैंक अकाउंट में गया। इसके बाद तो श्रद्धालुओं ने इसे अपने साथ धोखा बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद पुलिस दुकान मालिक को पकड़कर अपने साथ ले गई। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर है, जहां करोल बाग इलाके में भीषण आग लगी हुई है। विशाल मेगा मार्ट से अब तक एक और शव निकाल लिया गया है। आग लगने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो ये राजधानी दिल्ली का बेहद मशहूर बाजार है करोल बाग वाला इलाका, और यहीं करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट, उसी में आग लगी। उसकी इमारत से देखिए कैसे आग की लपटें बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर 2 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सुशील, अपडेट क्या मिल रहा है? क्या अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है? जी देखिए रुमाना जी, अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि जो 4th फ्लोर है वहां पर तेल और रिफाइंड का बड़ी मात्रा में स्टोर रूम था, जिसमें आग लगी हुई है। लगातार दीवारों को तोड़कर आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन 3rd फ्लोर पर जो अभी कूलिंग का काम चल रहा था, उसी कूलिंग के सफाई के दौरान जो फायर के तमाम कर्मचारी हैं, उन्हें एक बॉडी मिली है। तो ये माना जा सकता है कि अभी तक विशाल मेगा मार्ट में जो कैजुअलिटी हुई है, उसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से की गई है। जो दूसरे युवक का शव मिला है, उसका क्या नाम है ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। एक जो इस मामले में शख्स था जिसकी मौत हुई है, उसका नाम धीरेन्द्र सिंह है। वो लिफ्ट में फंस गया था, और उसके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि वो लगातार फायर डिपार्टमेंट और विशाल मेगा मार्ट के जो कंट्रोल रूम है वहां पर लगातार फोन करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, और लापरवाही के चलते एक युवक की जान गई है। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, उसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, और अभी भी आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर तेज हुई बिहार की सियासत। सीबीआई की जांच की मांग को लेकर पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला है। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। जांच के लिए पुलिस की SIT टीम गठित की गई है। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी।
गोपाल खेमका हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने है। जैसे ही अपार्टमेंट के सामने पहुंची थी गोपाल खेमका की गाड़ी, पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने निशाना बनाया। हमले के वक्त खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गोपाल खेमका। अपराधियों ने घटना को अब तक साफ वजह सामने नहीं आई। गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच तेज है। मौका वारदात पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। घटनास्थल पर घेराबंदी कर पुलिस भी जांच में जुटी है। घटनास्थल से एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ। विपक्ष जो सवाल दाग रहा है उस पर जेडीयू का जवाब। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, गोपाल खेमका की हत्या हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। पुलिस की गठित एसआईटी से जल्द नतीजा आएगा। डीजीपी की निगरानी में जांच चल रही है। बिहार में अपराधियों के बेलगाम होने पर कांग्रेस ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, गोपाल खेमका की हत्या सरकार के सीने पर सीधा हमला। नीतीश कुमार को फौरन पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। पटना में कारोबारी की हत्या के बाद हमलावर हुआ विपक्ष। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, बिहार में राक्षस राज। मौजूदा सरकार की विदाई से ही बिहार का भला होगा। कारोबारी की हत्याकांड को लेकर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सिवान के एसपी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। परिजनों ने कहा, आरोपियों का पूरा परिवार करता है शराब का कारोबार। हमारी शिकायत पर होती कार्रवाई तो ये वारदात ना हो पाती। बिहार के मतदाता सूची की गहन जांच। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने की ये साजिश है। वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर विवाद है। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया। कहा, चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है। मतदाता लिस्ट को लेकर बिहार से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। किशनगंज में ट्योसा पंचायत के अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं। कहा, कोई बीएलओ तो आया ही नहीं। मतदाता लिस्ट की जांच को लेकर किशनगंज के डीएम ने माना, कुछ पॉकेट्स में लोगों तक जानकारी नहीं है। हम लोग पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश को विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार का डर सता रहा है। वोटर लिस्ट के अलावा पेंशन और राशन कार्ड लिस्ट से भी लोगों के नाम हटाने की आशंका है। बिहार में विवादों में घिरा कांग्रेस का सैनिटरी पैड। कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर होने को एनडीए ने शर्मनाक बता दिया। पूरे बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का कांग्रेस ने प्लान बनाया है। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में एक ही घर में 4 शव बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। संदिग्ध परिस्थिति में ये शव मिले हैं। एक ही घर से 4 शव बरामद हुए हैं। दक्षिणपुरी दिल्ली का इलाका और यहीं घर में 4 शव मिले हैं। पूरा मामला क्या है, पुलिस की टीम जांच में जुटी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज से, क्या शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। मनोज, रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके के एक घर के अंदर से 4 शव बरामद हुए हैं। पुलिस को किसी ने सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन चारों की मौत कैसे हुई। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिरकार किस वजह से ये मौत हुई है। शुरुआत में पुलिस ऐसा जरूर कह रही है कि हो सकता है सफोकेशन की वजह से मौत हुई हो, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का भी ऐसा कहना है। तो तमाम जो एफएसएल की टीम है और जो क्राइम टीम है उसको मौके पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम होगा तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार चारों की मौत हुई कैसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।